हेलो स्टूडेंट, बिहार एसएससी स्टेट 135 नंबर का साइंस का क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग देखिए। सबसे नंबर जो टेस्ट का पहले जो क्वेश्चन है 51 से है। 51 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? पहला चॉइस में आपका मधु मोम दिया है, दूसरा में कार्नोवा मोम दिया है, तीसरा पैराफिन मोम और तीसरा में जोजोबा मोम। तो मधु मोम, मधु वैक्स जिसे कहते हैं, जिसे मधु से प्राप्त होती है। पैराफिन मोम नंबर ऑफ कार्बन एटम 20 से लेकर के 40 तक होता है और यह पेट्रोलियम इससे प्राप्त होता है, इसलिए इसे पैराफिन मोम के नाम से जाना जाता है। आंसर सी पैराफिन मोम होगा। जोजोबा मोम क्या है? जोजोबा मोम जो डी में आपका चॉइस दिया गया है, ये जोजोबा मोम प्लांट से प्राप्त होती है ना। ये भी वैक्स है, इससे जो ऑयल निकाला जाता है वो प्लांट से, उसको कहते हैं जोजोबा मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोयले के किस किस में मूल पादप द्रव्य के अवशेष पाए जाते हैं? मूल पादप द्रव्य के अवशेष पाए जाते हैं आपका एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिन। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे खराब कोयला में पीट आता है। पीट में वाटर की प्रतिशत अधिक होती है, जिसके कारण मॉइस्चर होते हैं। 60 से 60% तक इसमें क्या होता है, वाटर की मात्रा होती है। तो पादप द्रव्य अवशेष पाए जाते हैं, तो कोयले के जो आंसर होगा आपका ये पीट होगा। एंथ्रासाइट सबसे उन्नत किस्म का कोयला है, इसमें कार्बन की प्रतिशत 97% तक होती है, जबकि पीट में लगभग 40% तक होती है, इसलिए ये खराब कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार से आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है आपका, लोहे के शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है ना? शुद्धतम रूप कहा जाता है कि जो अच्छा किस्म का लोहा कौन है। अच्छा किस्म का लोहा जिसमें आपका स्टील दिया गया है, ढलवा लोहा दिया है, कच्चा लोहा दिया है और पिटवा लोहा दिया है। तो शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। इसमें कार्बन की प्रतिशत बहुत ही कम होता है, 0.5 to 1% तक होती है ना। तो पिटवा लोहा आपका आंसर होगा 53 का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? अमलगम क्या है? अमलगम है कि जो He पारा है, पारा के साथ अलग मेटल के साथ अगर हम मिश्रित करते हैं तो अमलगम बनाता है ना। जैसे आपका सिल्वर के साथ जब पारा को मिलाते हैं तो सिल्वर अमलगम बनता है, और सिल्वर अमलगम दांतों को भराई करने के कार्य में भी लाया जाता है। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो आंसर होगा पारद, जिसको आप Hg भी लिख सकते हैं, है ना, जिसे हम लोग पारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का लवण प्रायः नीले रंग का होता है? नीले रंग का होता है ना। तो प्रायः देखिएगा कि आयरन का जो रंग होता है हरा होता है, जिंक का जो बनाता है वो सफेद बनाता है, और क्रोमियम जो होता है वो नारंगी कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है। और कॉपर का प्रायः रंग जो जनरली होता है वो नीले कलर का होता है, नीले कलर। तो नीले रंग का कौन देता है आपका? तो कॉपर सल्फेट। एक व्यक्ति पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है, पृथ्वी पर न्यूनतम दाब तब होगा जब हम लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम होता है जब वह, तो प्रेशर का एक सूत्र होता है, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया जिसका जो जितना ज्यादा छेकेगा प्रेशर उतना ही कम होगा। आपसे क्वेश्चन कर दिया कि न्यूनतम दाब, न्यूनतम दाब कहने की इसकी एरिया जितना ज्यादा छेकेगा
प्रेशर उतना ही कम होगा। तो हम लोग चॉइस के बेसिस पर देखते हैं कि पहला चॉइस आपका पृथ्वी पर लेटा हुआ, तो पृथ्वी पर लेटा हुआ है तो वहां पर एरिया ज्यादा छेकेगा, खड़ा है कम एरिया छेकेगा, बैठा है तो कम छेकेगा, दौड़ रहा है तो और कम छेकेगा। यानी सबसे ज्यादा जो एरिया छेक रहा है वो किस पर, तो लेटा हुआ है। इसलिए आंसर आपका न्यूनतम होगा प्रेशर का मान जब क्या होगा, एरिया अधिक होगा। तो आंसर चॉइस ए होगा, पृथ्वी पर लेटा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्वेश्चन आप समझिए, कह रहा दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है, यानी बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग एफ कर सकते हैं, एफ बराबर होता है G m1 × m2/r², यानी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r² का होता है। तो यहाँ पर क्या दिया कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो ये जब दूरी आधी कर जाएगी तो बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर, इसलिए 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा 4, यानी आपका 4 गुना हो जाएगा। आंसर बी होगा। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा। जब हम लोग बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो दबाव बढ़ने के कारण उसका वॉल्यूम घट जाता है, और वॉल्यूम घटता है और उसका गलनांक क्या होता है, आपका घट जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी घट जाता है। जब बर्फ के एक टुकड़े को दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा, तो घट जाएगा। आंसर ए। 76 में देखिएगा, कांच का एक सम अवतल लेंस जिसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश की गई है तो उसका व्यवहार कैसा होगा। सम अवतल लेंस है तो अगर दर्पण में किया जाए तो अवतल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। आंसर ए हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में, देखिए आपका दे दिया कि एक समान वृत्तीय गति, मान ले कोई आदमी एक वृत्त गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति कर दिया समान वृत्तीय गति। समान माने कि जो चाल है उसका क्या है, कांस्टेंट है, यानी चाल जो है एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से कोई व्यक्ति से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। इसका मीन्स कहने की कि यहाँ पर जो है उसका चाल समान होगा लेकिन वेलोसिटी का दिशा जो है वो चेंज रहेगा। दिशा इसमें क्या होता है, चेंज होता है, तो वेलोसिटी चेंज होगा। यानी वेलोसिटी क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए एक तो समान गति में वेलोसिटी यानी वेग वेरिएबल होगा और जबकि चाल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपका जो चॉइस के अनुसार से दिया गया है कि चाल और वेग दोनों अचर रहेगा, तो ये गलत है, दोनों का दोनों कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वेग क्या है, तो चर है और चाल क्या है, अचर है। तो बी चॉइस में कि चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, ये भी गलत है। सी चॉइस में कि चाल चर, चाल जो है चर है, गलत बात है, वेग अचर है, ये भी गलत है। चाल अचर है, चाल अचर है कहने की मीन्स कि चाल जो है कांस्टेंट है, एक समान गति से मूव कर रहा है, लेकिन वेग क्या है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वेग चर है। इस प्रकार आंसर आपका डी होगा। 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखिएगा, आइसोडियल आपका निम्नलिखित में से कौन सा जुग्म गलत है। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 4 चॉइस है, चारों चॉइस में जोड़ा लगाने वाला है, इसमें कौन सा गलत है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला दिया है कि डी चॉइस में आप देखिएगा आइसोथर्म लिखा है। आइसोथर्म मीन्स होता है कि थर्म मीन्स टेम्परेचर होता है, आइसो मीन्स समान, यानी इक्वल टेम्परेचर। इक्वल टेम्परेचर मानचित्र पर इक्वल टेम्परेचर को जो लाइन बनाता है ना, लाइन खींचता है, उसी को आइसोथर्म कहते हैं। आइसोहेल क्या कहता है कि जो इक्वली किसी मानचित्र पर जिस क्षेत्र में इक्वल सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसे आइसोहेल कहते हैं। तो आपका डी और सी दोनों चॉइस सही है। आइसोबार, आइसोबार जो है वो दाब को मापता है ना, ये भी सही है। लेकिन आइसोडियल आर्द्रता को नहीं मापता है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर
तो आंसर आपका इस तरह से ए होगा। आइसोडियल गलत है, इसलिए आंसर ए मारेंगे आर्द्रता। यहाँ पर क्या कर रहा है कि वायु की ध्वनि भेजी जाती है, यदि वायु का ताप बढ़ जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगा? क्या परिवर्तित होगा? स्वरात्रि को ध्वनित करके, यानी कोई ध्वनि उत्पन्न करता है, उस ध्वनि को वायु में भेजी जाती है। यदि वायु का ताप बढ़ जाए तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? यानी ताप बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ता है, अब वेलोसिटी बढ़ता है तो v बराबर एल लेमडा, v बराबर एल लेमडा। एन किसी चीज का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है? समान होता है, इसलिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी आपका लेमडा में परिवर्तन होगा, यानी तरंगदैर्घ्य आंसर होगा। आंसर आपका सी होगा। परमाणु क्रमांक 22 वाले तत्वों का आवर्त तालिका में किस आवर्त को प्रदर्शित करता है? आपका परमाणु क्रमांक दे दिया है, कोई भी सबस्टांस है यानी तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 22 दे दिया है। अब कह रहा है कि एटॉमिक नंबर जब ये 22 है तो तालिका में, आवर्त तालिका में इसका स्थान क्या होगा? आवर्त तालिका में हम लोग निकालते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 4 6 10 12 18 2 20 3d2। कहानी पीरियड क्या होगा? चौथा होगा, एस ब्लॉक होगा, है ना, और सेकेंड ग्रुप होगा। तो आपका ये ब्लॉक पूछ रहा है कि कौन सा पीरियड में होगा, तो फोर्थ पीरियड होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम चुनिए। खाद्य श्रृंखला कहने का मिस हुआ कि आपका ए इकोसिस्टम के तहत आता है, और इसमें खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होता है आपका प्रोड्यूसर, उसके बाद होता है कंज्यूमर प्रोड्यूसर, है ना। पहले प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद कंज्यूमर होगा, और कंज्यूमर में जो फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन क्या है। घास जो है, घास क्या कहलाता है? तो प्रोड्यूसर कहलाता है। घास एक प्रोड्यूसर है। घास वो लोमड़ी को शशक, ये गलत है क्योंकि घास लोमड़ी नहीं खाता है, यानी लोमड़ी जो है वो मांसाहारी है, इसलिए आंसर ए क्या होगा? गलत होगा। बी में घास टीडा मेढक सर्प, घास जो है टीडे खाते हैं, और टीडा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है। आंसर बी आपका ये सही है। गृहपत्य जीवाणु, कीट लार्वा और चिड़िया। घास हो गया, सेमेलियन हो गया, कीट हो गया, चिड़िया हो गया। आंसर आपका बी मारिए, घास टीडा मेढक एंड सर्प। नेक्स्ट, कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। इसमें क्या है कि सबसे पहले दे दिया कि अमोनिया अम्ल, यूरिया यूरिक अम्ल, है ना। तो एक्सक्रीशन के दौरान, उत्सर्जन के दौरान जो प्रोडक्ट सिक्रीट करता है उसी के आधार पर उसको नाम दिया जाता है। जैसे स्तनधारी में मुख्य रूप से हम देखा जाए कि मनुष्य जो है यूरिया का सिक्रीट करता है, इसलिए इसे यूरियोटेलिक कहते हैं। लेकिन ए हो गया मनुष्य क्या है? तो एक यूरियोटेलिक है। स्तनधारी जनरली क्या है आपका? सभी का सभी यूरियोटेलिक होता है। यूरिक अम्ल जो सिक्रीट करता है उसको कहते हैं यूरिक एसिड, है ना। यूरिक एसिड जिसे यूरिकोटेलिक के नाम से जाना जाता है, और यूरिकोटेलिक वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो यूरिक अम्ल के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में स्रावित करता है। जैसे आपका चिड़िया यूरिक एसिड को करता है, पक्षी यूरिक एसिड को करता है, रेप्टाइल्स में आपका यूरिक एसिड होते हैं, साथ साथ में आपका आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट भी क्या करता है? यूरिक एसिड को करता है। इसलिए यहाँ कीट कह रहा है तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, तो यूरिक अम्ल आपका इसका आंसर होगा। अमोनिया जो है, अमोनिया कहते हैं अमोनोटेरिक, जो अमोनिया का सिक्रीट करे, इसमें आपका लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म जो आता है अमोनिया को सिक्रीट करता है ना। अमीनो अम्ल जो अमीनो एसिड को सिक्रीट करे उसे अमीनोटेरिक कहते हैं। इस प्रकार है कि आपका कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आंसर होगा यूरिक अम्ल, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, हार्मोन जो पित्ताशय का संकुचन का उद्दीपन करता है, हार्मोन क्या है? सबसे हार्मोन क्या है कि हार्मोन मुख्य रूप से, हार्मोन का कार्य है कि किसी भी क्रिया को तेजी गति से बढ़ा देना। जैसे आपका यहाँ पर दिया है कि हार्मोन जो पित्ताशय को संकुचन में उद्दीपित करता है। पित्ताशय में क्या होता है? लीवर में यकृत जिसे कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होते हैं जिसे यकृत कहा जाता है, और इसकी वजन लगभग 1.5 kg होता है, और इसमें बाइल जूस होते हैं, और वो बाइल जूस स्रावित कर करके एक जगह जमा होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं।
और पित्ताशय को संकुचन करने में मदद करता है वो कोइलोसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन, कोइलोसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन क्या करता है कि उसको संकुचन करने में मदद करता है, पित्ताशय को संकुचन करने में मदद करता है कोइलोसिस्टोकाइनिन, जो ड्यूडेनम से स्रावित होती है ना। और इस प्रकार इसका आंसर आपका बी होगा। लेकिन आपके साथ साथ देखे हुए हैं कि देखिए सेक्रेटिन भी दे दिया हार्मोन, ये सेक्रेटिन हार्मोन जो है पक्वाशय से ही निकलता है, यानी ड्यूडेनम से ही निकलता है, और ये जो है एक्ट करता है पैंक्रियाज पर, पैंक्रियाज से पेंक्रेटिक जूस निकालने में मदद करता है कौन, सेक्रेटिन, है ना। गैस्ट्रिन जीन्स जो स्टोमक में होता है। अब ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित इंसुलिन करता है, जबकि ग्लूकागोन का काम क्या है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित करना। तो आंसर इस प्रकार का आपका भी होगा कोलिसिस्टोकाइनिन। किस बल के कारण पारा कांच को नहीं भिगोता है, पारा कांच को नहीं भिगोता है। अब देखते हैं कि पारा में जो होता है, पारा में ससंजक बल अधिक होता है, ससंजक बल अधिक होता है। इसके अणु जो होते हैं एक दूसरे से काफी मजबूत बम से बड़े होते हैं, इसलिए इसमें ससंजक बल अधिक होता है, जिसके कारण कांच के बर्तन को नहीं भिगो पाता है। जबकि वही पानी जो है कांच का भिगो देता है, कांच के बर्तन को भिगो देता है, क्योंकि उसमें ससंजक बल कम होता है, असंजक बल ज्यादा होती है, जिसके कारण भिगा देता है। तो 93 का आप देखिएगा किस बल के कारण पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसका आंसर ससंजक बल होगा। वस्तु का बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वस्तु के बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो पहला है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, और साथ साथ में कह दिया कि बड़ा, जो हम लोग वस्तु ले रहे हैं उससे बड़ा बनना चाहिए। तो बड़ा कब होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में कभी भी बड़ा नहीं होगा, जब होगा तो बराबर और छोटा होगा, समतल दर्पण में बराबर होगी। जबकि नेक्स्ट आपका बी और सी चॉइस है अवतल दर्पण और दिया है अवतल लेंस ना। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो है एक केस आता है, यानी पोल और ये फोकस के बीच में जब किसी वस्तु को रखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वस्तु से बड़ा आकार बनता है और आभासी होता है, इसलिए आंसर हो गया बी। और जब यही देखते हैं कि नेक्स्ट है, एक लिफ्ट जो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिर रहा है उसमें मौजूदा एक वस्तु भारहीन हो जाएगा और क्या हो, है ना। आपका दे दिया है केस में कि एक लिफ्ट है जो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहा है और उसमें मौजूद व्यक्ति जो है उसमें है। तो जब भारहीन होता है तो भारहीन होगा तो फ्रीली गिरेगा, क्योंकि फ्रीली गिरेगा वो जी के माध्यम से ही गिरेगा और उसका भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब भार शून्य हो जाएगा, जो व्यक्ति है लिफ्ट के फर्श से चिपक जाएगा, गलत बात, लिफ्ट के छत से चिपक जाएगा, लिफ्ट के दीवार से चिपक जाएगा, लिफ्ट के बीचों बीच जुड़ जाएगा। आंसर आप बी मारिए, लिफ्ट के छत से हो जाएगा, चिपक जाएगा। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है, क्यों? समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है, इसलिए होता है नमकीन कि जब बारिश होती है तो यानी कटाव होने के कारण, मिट्टी एवं पत्थर के कटाव होने के कारण वो सभी आकर के मिल जाते हैं समुद्र में, और समुद्र में क्या होती है, ये भंडारण हो जाता है और यहाँ नमकीन ज्यादा होता है। तो आपका जो चॉइस का अनुसार से दिया है कि नदियां मिट्टी से नमक धोकर उन्हें समुद्र में डाल देती है, बीच में समुद्र के तलों में नमकीन पैदा करने का खदान है, समुद्री जीव नमक पैदा करते हैं, समुद्र के गिर्द वायु नमकीन होती है, ये सब नहीं होगा, आंसर ए हो जाएगा। नदियां मिट्टी से नमक धोकर उन्हें समुद्र में तक ले जाता है, इसलिए वहां पर क्या होती है कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है। देखिए आपका यहाँ पर डीएनए पाई जाने वाली सकरा है। डीएनए क्या है? डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये जो होता है डीएनए जो बने होते हैं वो मुख्य रूप से बने होते हैं नाइट्रोजीनस बेस से, नाइट्रोजीनस बेस प्लस
पेंटोज शुगर, और जो होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस देखा जाए तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरेमिडिन। प्यूरिन और पायरेमिडिन। प्यूरिन को देखा जाए तो प्यूरिन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। पायरेमिडिन क्या होता है तो साइटोसिन और थाइमिन। इसमें जब देखा जाए कि ए हमेशा डबल बॉन्ड टी से जुड़ता है, जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ता है, इसके साथ शुगर जुड़ता है, इसके साथ भी शुगर जुड़ता है और शुगर के साथ एक फॉस्फेट जुड़ता है, इस प्रकार का हेलिक्स बनाते हैं, है ना। तो ये नाइट्रोजनस बेस इसमें कितने हैं तो 4 है। कौन कौन? तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा किस प्रकार का होता है, तो पेंटोज शुगर होता है, इसलिए आंसर होगा ए, पेंटोज शुगर। बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश, ऑक्सीजन का उपलब्धता, उपयुक्त आर्द्रता, उपयुक्ता। हम लोग देखेंगे कि बीज जो है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है, तो आर्द्रता चाहिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता भी चाहिए, लेकिन पर्याप्त प्रकाश, कम भी प्रकाश हो तो भी बीज अंकुरित हो सकता है, इसलिए आंसर ए मानिए, पर्याप्त प्रकाश। समानता जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है? आप ये चॉइस में देखिएगा कि इसका दिया हुआ है कि जो जीव है, किसी भी जीव को स्थान बदलने के लिए उसके पास क्या होता है, लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि एक दे दिया पहला चॉइस में स्टारफिश। स्टारफिश क्या है तो एक इकाइनोडर्माटा है ना, ये मछली नहीं है, ये क्या है, एक इकाइनोडर्माटा है, उसका एक जीव है जिसे स्टारफिश हम लोग कह रहे हैं। स्टारफिश का जो लोकोमोटिव ऑर्गन है वो ट्यूब फीट है और इसके कारण ये क्या करता है, स्थान परिवर्तित करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जिससे हाइड्रा का मुख्य जो टेंटेकिल्स, हाइड्रा का लोकोमोटिव ऑर्गन टेंटेकिल्स है। लीच का जो है पारापोडिया या सीटा इसका लोकोमोटिव ऑर्गन है। स्पंज का कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है, इसलिए इसे कहा जा सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं बदल सकता है, तो आंसर आपका बी होगा। सूक्ष्म जीव, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो साथ में देखिएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन करते हैं, कौन सा विधि से करते हैं सूक्ष्म जीव के द्वारा, तो किण्वन के द्वारा जो होता है अल्कोहल का निर्माण होता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान का एक शाखा है, उसका संबंध किससे? तो हम लोग देखते हैं कि ओडोंटोलॉजी में अध्ययन जो करते हैं वो दांत का करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में अस्थि का करते हैं, है ना। काल प्रभावन में क्या करते हैं कि किसी भी हिस्ट्री का, यानी हम लोग काल प्रभावन में अध्ययन करते हैं व्यक्तिवृत्त। इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका करते हैं अध्ययन, तो दंत के करते हैं, दांत का करते हैं। अकशेरुकी में नहीं होता है, अकशेरुकी में नहीं हो रहा था। एक होता है वर्टिब्रेट उसको कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, और एक होता है इनवर्टिब्रेट में होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और नोटोकॉर्ड जो उपस्थित होते हैं, कोडेटा जितने के अंतर्गत सब आता है, कोडेटा के अंतर्गत सभी में नोटोकॉर्ड उपस्थित होते हैं, जिसे पृष्ठ रज्जु भी कहा जाता है। तो पृष्ठ रज्जु जो किसमें होता है, केवल तो कोडेटा में होता है। और ये जो देह गुहा हो गया, क्लोम हो गया, रक्त गुहा हो गया, ये सभी जो है दोनों में पाए जाते हैं, है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह दिया कि इनवर्टिब्रेट में नहीं होता है, तो कौन सा उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार आंसर क्या होगा आपका, ए होगा नोटोकॉर्ड्स। फिलोस्फर वुल, जसत पुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो जसत पुष्प को हम लोग कहते हैं जिंक ऑक्साइड, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन 119। निम्न में से कौन सा कृषि रीतियों हमारा जल संशोधन में प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो देखिए मूलतः उत्तरदायी कौन हो सकता है। पहला है पशुओं का खाद का प्रयोग,
पशुओं की खाद का प्रयोग, जैसे गोबर वोबर को हम लोग खाद के रूप में यूज करते हैं, ये क्या करता है कि प्रदूषण नहीं होता है, इससे हम लोग का फर्टिलिटी यानी आपका जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। दूसरा आपका चॉइस में दिया है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों अधिक प्रयोग करने वाले, तो इससे क्या होती है, सेकंड जो चॉइस दिया गया है, इससे क्या होता है आपका कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक कीटनाशियों का अधिक प्रयोग से वन उन्मूलन, हाँ ये सही है आपका, यानी आपका प्रदूषण के रूप में दूसरा सही है, लेकिन फर्स्ट सही नहीं है। आंसर क्या है, तो ऐसे में है आपका 2 और 3, दूसरा 1 और 3 4, सी में है 1 और 2, 1 2 4 है ना, 2 और 3, आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3, आंसर ए। इनमें का द्रव्य प्रवाह द्वारा की जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से किस अपकृत्य का उपयोग पाया जाता है, पार्थिनियम, वाटर एंथियम। ये मुख्य रूप से जो क्वेश्चन है वो आगे का है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, यानी जल को स्वच्छ बनाने के लिए उसमें चारकोल का प्रयोग करते हैं, वो अधिशोषक के कारण होता है। अधिशोषक क्या है, अधिशोषक है कि चारकोल पर जो वेस्टेज अणु जो होते हैं वो आकर के चिपक जाता है ना, इस प्रकार जल को क्या किया जाता है, साफ कर लिया जाता है। इसे कहते हैं जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो अधिशोषक के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता है, पेट्रोल का जलना फैलाता है, सौर ऊर्जा का प्रयोग, सौर ऊर्जा प्रदूषण को नहीं फैलाता है, आंसर बी होगा। रबर का जलना हो, ये सभी क्या करता है, हानि करता है, लेकिन सौर ऊर्जा प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 में भोपाल कांड में निहित गैस थी, यानी भोपाल कांड में भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस को मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, आंसर डी होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए स्टार्ट किया जाए। 17 का पावर 37 प्लस 29 का पावर 37 का 23 से विभाजित करने पर शेषफल है, को है ना, 23 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये हम लोगों को देखना है। तो इसका रूल देखिए क्या है, इसका जो रूल है आपका वो क्या है, रूल है कि a का पावर n प्लस b का पावर n, इसी फॉर्म में है ये क्वेश्चन, जहां पे n क्या हो, एक विषम प्राकृत संख्या, n क्या होना चाहिए, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो ये हमेशा किससे कटता है, ये तो कहते हैं कि a प्लस b से सदैव, बिल्कुल पूर्णतः, है ना, पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है, सदैव पूर्णतः विभाजित होता है, कहने का मतलब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, वो कैसे कटेगा, तो पूर्णतः। अब आप चेक करो यही बात यहां पे कि आपका जो क्वेश्चन है वो है 17 का पावर 37 और प्लस कितना 29 का पावर, तो ये तो ठीक है, दोनों विषम भी है, तो हमारा रूल कहता है कि ये किससे पूरा पूरा कटेगा, तो 17 प्लस 29 से, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 46 से पूरा पूरा कटेगा, 46 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कह रहा है 23 से विभाजित करने पे शेषफल क्या हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 46 है, अगर कोई संख्या 46 से कट रहा है तो इसके गुणनखंडों से भी कटेगा, तो 46 का मतलब 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 23 से कटेगा, और साथ साथ तो ये सभी से यह संख्या पूरा पूरा विभक्त होगा, तो उसमें से 23 तो है ना, इसीलिए क्या कहेंगे, शेषफल क्या पर मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आपने कहा कि ये वाला क्वेश्चन देखना है हम लोगों को, इसमें है कि हमारे वीरेंद्र और श्रीकांत भाई ने
एक व्यापार में क्रमशः 8,000 और 15,000 रुपए लगाए। 3 महीनों के बाद सुरेश जी भी 10,000 रुपए लगाकर उसमें शामिल हो गए, जबकि वीरेंद्र ने 4 महीने के बाद 2,000 रुपया निकाल लिया। अगर वर्ष के अंत में 35,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो सुरेश का लाभांश क्या है? इसमें हो क्या रहा है कि मूलधन में भी परिवर्तन हो रहा है, तो हमें वो भी ध्यान देना है ना। तो यहां क्या करेंगे कि लाभ जो बटेगा उनके बीच वो किस अनुपात में बढ़ता है, तो कहते हैं कि समतुल्य मूलधन के अनुपात, मासिक समतुल्य मूलधन। तो लोग कौन कौन है? वीरेंद्र जी हैं, तो वीरेंद्र जी का पहले निकालिए तो समतुल्य मूलधन क्या होगा। तो उन्होंने, आप चाहो तो ये 3030 मूलधन में से काट सकते, सब लाभ में से नहीं काटना है, मूलधन में से। और अब आप करेंगे कि वीरेंद्र साहब ने 8 रुपया लगाए, कितने महीनों तक? देखेंगे 4 महीनों तक। देखें ना, वीरेंद्र फिर निकाला है 4 महीनों तक, और उसके बाद उन्होंने 2 रुपया उसमें से निकाल लिया, तो कितना बचेगा? 6। और बचे हुए कितने महीनों तक? 4 महीना तो हो गया था, 8 महीनों तक। ये है आपका किसका? देखिए, ये समझना ये है कि आपका धन व्यापार में लगा हुआ है, तो जब भी हम समतुल्य मूलधन निकालते हैं तो रूल क्या कहता है कि कितना लगा हुआ है और वह पैसा कितने महीनों तक व्यापार में रहा। इसको जब गुना करते हैं तो समतुल्य मूलधन मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सब पूरे समय 8 रुपया ही लगा रहे होते तब तो 8 गुना 12 कर देते, लेकिन आप ऐसा किए तो नहीं है। पहले 4 महीना 8 रुपया लगाए हैं और उसके बाद का जो 8 महीना था उसके लिए 6 रुपया लगाए हैं आप। इसीलिए मासिक समतुल्य निकाला जाता है तो समय में धन को गुना किया जाता है, और चूंकि धन बदल रहा है इसीलिए यहां पे 8 से कितना हो गया? 8 से वो 6 हो गया। और ये तो समय है, ये क्या है? ये तो आपका समय है कि कितने समय तक रहा। अगर और बढ़ा दिया तो 2,000 रुपया, तो तब यहां 8 के बजाय 10 हो जाता। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? देखिए, श्रीकांत है। दूसरा व्यक्ति है श्रीकांत। तो श्रीकांत ने कितना लगाया है? ये तो 15 लगाए हैं, और इन्होंने कोई अदल बदल नहीं किया है, कंटिन्यू वो लगे रहे। कितने महीनों तक? 12 महीनों। और अंत में कौन? सुरेश बाबू। तो सुरेश जो है वो भी शामिल हो गए, वो 3 महीने के बाद शामिल हुए। देख रहे हैं, व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद। कितना लगाकर? तो 10 लगाएंगे, केवल 9 महीने। तो इन दोनों में मूलधन में परिवर्तन नहीं है, जितना लगाए हैं हमेशा के लिए लगा दिए हैं। इसीलिए यहां देखिए कोई पार्टीशन भी नहीं है, और जहां परिवर्तन होता है वहां जितना समय के लिए जितना लगाएगा उतना से ही गुना करना पड़ेगा। इसमें यही समझना है ना, और ये समझ गए तो उसके बाद अनुपात निकलेगा। हाँ, बिल्कुल, वो शुरू में ले लेंगे ना, 8 महीने तक 8 रुपया 4 महीने तक लगाए, और उसके बाद तो 6 लगाया ना, तो 6 लेंगे बाद में। फिर एकदम 2-3 सवाल बनाइएगा ना ऐसा, अभी जाके आज ही बना लीजिएगा इस टाइप का, तुरंत कम समझ में आ जाएगा कहां क्या दिक्कत हो रहा है। अब इसको सॉल्व करें तो 8 चौका 32 और 48, 80 हुआ ना, और ये 15-12 और ये 90, तो 100 तो कट गया। 18 9 27 8 35, 35 बराबर 35,000, यानी किससे गुना कर देना है सब में? 1,000 से ना होगा, तो वो हमारा सच्चाई की तरफ बढ़ जाएगा। तो किसका पूछा? सुरेश का। तो हम लोग कहेंगे सुरेश भैया का जो लाभांश होगा वो 9,000 हो जाएगा। ठीक, आइए अब ये है कि एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल 25,000 रुपए उधार लिया। एक साहूकार जो है वो क्या दिया उसको? 12% वार्षिक दर से ऋण दिया था, और दूसरा पर 14% वार्षिक। यदि एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज 3260 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए जो 14% पर उधार लिया गया था। तो इसमें हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए पहले तो टोटल पैसा कितना? 25,000, ये इतना उधारी लिया है, ये आपका कुल हो गया।
इतना उसने उधार लिया। ठीक, उसके बाद इसका दो हिस्सा किया गया, इस उधार का दो हिस्सा, मतलब दो लोगों से लिया है वो, इसमें कि पहला पे क्या ब्याज दर है उसका 12%, और दूसरा पे क्या ब्याज दर है वार्षिक 14%। ये वार्षिक है, प्रति वर्ष, पर एनम, ठीक है, प्रति वर्ष। अब देखने वाली बात यह है कि आपको एक वर्ष में ये जो व्यक्ति उधार लिया तो पूरा ब्याज कितना देना पड़ता है एक साल में उसको, तो कहता है 3260 रुपये, ये एक साल का उसका ब्याज। जब हम एलिगेशन लगा के अनुपात निकालना चाहेंगे कि दोनों व्यवसायों में या दोनों साहूकारों से उसने कितना कितना धन लिया, उसका जब हम अनुपात निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा। तो इससे ये तो घटेगा नहीं, ये परसेंटेज में है, और ये दोनों भले ही एक साल का है लेकिन 1% है और 1 रुपया है, तो या तो इसको परसेंटेज में बदलिए, या तो इसको परसेंट में बदलिए, और नहीं तो इसको रुपया में बदलिए। तो अगर 12% पे पूरा देता तो कितना होता, 25 का 12%, 25,000 का 12% हो जाएगा 3,000। अगर उसने एक ही साहूकार से पूरा पैसा लिया होता जो कि 12% पे दिया है ऋण, तो उसको कितना देना पड़ता ब्याज, 3,000। और अगर 14 पे दिया होता तो 35। अब आप घटाइए, सब रुपया पैसा आ गया, ये बच रहा है कितना 240, और ये 260, 12-13, ये हमारा निर्णायक अनुपात हो गया। आराम से बांटिए, बांटना तो इतना इजी हो जाता है कि देखिए 25,000 को बांटना है 12-13 की जोड़ के 25 हो ही रहा है, तो खाली किससे गुना कर देना है इसमें, फिर से हमें फिर 1,000 से इसमें गुना कर देना है, हमारा वास्तविकता की तरफ ये भी अग्रसर हो जाएगा। और किसका पूछा गया था, 14% पे उधार, तो ये वाला 14 वाला है, यानी 13,000। हमारा जो 14% पे उधार ली गई राशि थी वो हो गई 13। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो किस पे बदलिएगा, कुल धन पे, वो कितना 100 है ना, कितना परसेंट है, तो वो थोड़ा सा लगता है कि कैलकुलेटिव हो गया। और ये जब आसान रहता है मूलधन जब, तो इजी हो जाता है वो निकालना। लेकिन दोनों प्रोसेस बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहा है देखिए आप, कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य 20 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 10 दिनों में, सी तथा ए मिलकर 12 दिनों में। तो यदि तीनों मिलकर वह कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो टाइम रिक्वायर्ड, तीनों मिलकर काम को खत्म करने में ए प्लस सी बराबर कुल काम 20, 10 और 12 का एलसीएम। क्षमताएं निकालें तो पहले मिलेगा ए और बी का मिला के क्षमता कितना 3, फिर मिलेगा बी और सी का मिला के क्षमता 6, और फिर मिलेगा सी और ए का मिला के 5। तो ई तो हो जाएगा कितने का, 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी, तो बट्टा में 2, यानी ऊपर 1 2 से गुना करते, तो 6 3 9 5 14, तो 120 बटे में, तो किससे कट रहा है देखिए 60 बार में, और ये 7, या तो कभी कभी यही आंसर दे देता है, नहीं तो पूर्णांक के फॉर्म में देगा। 7 8 56, 4 बचा 7। ठीक, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िए। आ गया चोर पुलिस। ये है कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, देख लेता है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है ना। चोर जनरली दिखता थोड़ी ना है, अब उसको देख लिया, वो जो पुलिस है वो उस चोर को, जब चोर कितना दूरी पर था 200 मीटर की दूरी पर था, तब उसको उसने देख लिया, अरे वही चोर है ना। अब क्या करेगा, तो पुलिस का फर्ज कहता है कि वो उसका पीछा करे। जब वो जान गया कि वो चोर है तो उसका पीछा करे, लिखा ना कि चोर भागना शुरू कर देता है,
जैसे वो भी देखता होगा पुलिस हमको देख रहा है तो वो भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। देखिएगा जनरली चोर चुपचाप रहेगा, जैसे ही पुलिस को देखेगा उसको लगेगा कि लगता है मेरे लिए आया है, चोर के दाढ़ी में तिनका, वो भी भागना शुरू करेगा। तब पुलिस समझ जाएगा वही चोर है, और वो भी भागना शुरू किया। और चोर की गति कितनी है? 10। चोर की गति आपको दी गई है बस कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पुलिस वाले की गति है वो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चुस्त दुरुस्त हमारे पुलिस। और वो कहता है कि बताइए कि अगर भागना शुरू कर दिया तो 6 मिनटों के बाद उसके बीच कितनी दूरी रह जाएगी? 6 मिनट जब बीतेगा तो उनके बीच का जो 200 मीटर का दूरी था अब वो घटकर कितना हो जाए। तो इस तरह के सवाल को हम लोग किससे देखते हैं? सापेक्ष चाल से, क्योंकि ये तो आगे बढ़ रहा है, ये दूरी बढ़ाना चाह रहा है और ये दूरी को कम करना चाह रहा है। तो कौन जीतेगा? जिसका चाल ज्यादा होगा वही जीतेगा। तो वास्तविकता है कि ये 11 का है और ये 10 का है, इसका मतलब है कि दूरी घटेगा। तो हमें यह पता करना है कि 6 मिनट में कितना घटेगा। पहले ये पता कर लें, फिर देखेंगे कितना बच जाएगा। चलिए पता कीजिए 6 मिनट में कितना दूरी कवर कर लेगा। ठीक है, तो 6 मिनट में कवर या कम की गई दूरी है ना, कवर की गई दूरी बराबर सापेक्ष चाल गुना समय। तो सापेक्ष चाल क्या लिखिएगा? 11 माइनस घटेगा, क्यों? दिशा सेम है। और इसमें किससे गुना कर लेंगे? 5/1800, ये होगा मीटर पर सेकेंड। और समय तो 6 मिनट का दिया हुआ है, तो 6 से गुना करेंगे तो उससे पहले उसमें एक 60 से और गुना कर देंगे, तब ना सेकेंड में चला जाएगा वो, और अब हमारा काम हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है देखिए, ये 5 छके 30 अगुना 60/18 यानी 100 आ रहा है। 100 मीटर क्या आ रहा है? 100 मीटर। क्या मतलब निकला? ये आंसर नहीं है, ये जो 100 मीटर आया वो आंसर नहीं है। वो अलग बात है कि दोनों 100 ही होता है यहां, लेकिन ये पूछा, ये तो हुआ कि कितना कम कर देगा। ये मिला कि 100 मीटर की दूरी को अब वो कम कर दिया, तो उनके बीच की अब दूरी क्या बची है? जो अब जो दूरी शेष है वो है 200 माइनस 100, यानी कि अभी भी 100 मीटर उनके बीच बचा हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि चोर को कितनी देर में पकड़ लेता तो, और 6 मिनट दौड़ता तो आप पकड़ा जाएगा, वो भी 100 खत्म हो जाएगा। यानी कि चोर को पुलिस कितने देर में पकड़ेगा? 12 मिनटों में। जब से भागना शुरू करेगा तब से 12 मिनट में जो है चोर जो है वो पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। इसमें कई टाइप का सवाल रहता है ना, कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय करेगा, है ना? तो चोर कितना दूरी तय करेगा? तो 10 की चाल से 12 मिनट में कितना जाएगा? बस उतना ही तय करेगा। ये समय और किससे है जी? दूरी, है ना? ये वाला देखिए, तो कहता है 63 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों कोनों पर प्रत्येक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा को बांध दिया गया है। यानी एक तो पहले वर्गाकार खेत है या एक भूखंड है, इसके चारों खुटों पे, चारों एंड पे एक एक खूंटा लगा करके और एक एक घोड़ा बांध दिया है सब पे। तो वो लोग क्या करेंगे कि ये भी कह दिया है कि प्रत्येक घोड़े की रस्सी इतनी लंबी है वे ठीक एक दूसरे तक पहुंच सके। लड़ाई नहीं कर सकता है, बस पहुंच सकता है, सट सकता है। चरे बिना बचे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर भूखंड चरने के लिए है तो चरे बिना जो पार्ट होगा वो क्या होगा? देखिए ये वाला घोड़ा मान लीजिए कहां तक पहुंचेगा? एकदम यहां, ये यहां, यहां, यहां। अब रस्सी तो बंधी हुई इतनी लंबी लंबी, तो ये ऐसे करके चढ़ जाएगा, ये वाला ऐसे चढ़ जाएगा, एक घोड़ा ऐसे चढ़ जाएगा और एक चौथा घोड़ा ऐसे चढ़ जाएगा। बाकी इधर वो जा सकता है, लेकिन खेत के मैदान को केवल यही वाला भाग को वो चढ़ सकता है। अब सवाल में क्या पूछा गया है कि भैया जो बच गया वो क्या होगा? बिल्कुल, तो हम क्या करें कि ये जो एक वर्ग है हमारा, इस वर्ग का क्या दिया हुआ है आपको? भुजा दिया हुआ है।
कितनी लंबी? 63 मीटर लंबी। तो इससे आसानी से हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहले त्रिज्या कितना होगा इसका? 63/2। इसका यहां से यहां जो वैल्यू होगा वो होगा 63/2 मीटर। और ऐसे ऐसे त्रिज्यखंड कितने हैं? 4। प्रत्येक का एंगल कितने का है? 90 का। सबका त्रिज्या सेम है, तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। तो हमारा जो बिना चरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, पूरा क्षेत्रफल कितना था? तो 63 का स्क्वायर, ये पूरा, और माइनस पाई r, मतलब यहां 63/2 का स्क्वायर। ये जो समझ गया वो बात को समझ गया तो वो लिख दिया एक ही लाइन में। अब समय किस में लगता है? ये सॉल्व करने में कि ये समझने में? समझने में ही तो मेन कंसेप्ट है। अब आप इसका ना ट्रिक यूज कर सकते हैं। समझ का ट्रिक कुछ होता है, सवाल को समझने में कोई ट्रिक नहीं होता है, वो तो आपका समझ होता है। अब कहां से बोलेंगे इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? तो वर्ग निकालने का ट्रिक यूज कर लेंगे, है ना। ये 22/7 हो जाएगा, तुरंत उसको काट, वो बात की बात है। लेकिन आपका फोकस इस सवाल को समझने में भी तो होना चाहिए, तभी ना जाके वहां पे कुछ और करेंगे। ये वाला x दिया है और ये x + 1/x आपसे पूछ रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर x आपको 7 - 4√3 है, तो इजीली हम कह सकते हैं 1/x क्या होगा? 1 में, और क्या करेंगे? ऊपर नीचे इसके संयुग्मी करनी से गुना भाग। उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, तो रैशनलाइज हो जाएगा ना। इसका जो हर है वो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। हाँ, वही बचेगा ही, ये वाला। ठीक, तो नीचे आ जाएगा 49 - 48, और ऊपर खाली क्या बच जाएगा? 7 + 4। अब दोनों को जोड़ने के लिए कहा गया है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कौन कट जाएगा? 4√3 कटेगा, और साथ साथ यही हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? ये कहता है कि यदि x + 8 = -15/x, यदि x + 8, ये इजी है ना, = -15/x, तो बताइए x का मान क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, द्विघात समीकरण बनना ही बनना है। अब अगर गुना कर देते हैं तो x² + 15, तो 5 दिए तो -3 और -5, अथवा दोनों वही दोनों वैल्यू होगा, -3 और -5। अब इसमें कौन सा हम आपको रॉकेट साइंस बताएंगे? आइए, कहता है कि एक समतल में P बिंदु से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के O केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, PQ और PR स्पर्श ज्या युग्म वृत्त में बनाया जाता है, तो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका डायग्राम देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हो गया हमारा एक वृत्त, ठीक। ये बाहर की एक बिंदु जो O केंद्र से कितनी दूरी पर कह रहा है? 13 सेंटीमीटर के दूरी पर, यही सवाल है। अब कहता है कि क्या किया कि इस बिंदु से जो इस केंद्र से 13 की दूरी पर है, 2 स्पर्शक खींचे गए। कहते हैं ना स्पर्श ज्या युग्म, मतलब 2, तो एक PQ और एक PR, एक PQ और एक PR। तो ये हमारा Q हो गया और ये हमारा R हो गया। अब सवाल कहता है कि अगर हम इसको मिला लें, ऐसे इसको भी मिला दें, तो एक चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको। कौन सा? PQOR, मतलब हमारा जो चतुर्भुज है, कौन सा वाला? ये वाला, ये चतुर्भुज है ना। इस चतुर्भुज का एरिया हमसे पूछ रहा है, बताइए क्या। और गिवन केवल क्या है? तो त्रिज्या दिया हुआ है ये 5, और इसकी जो दूरी है ये वाली, ये आपको दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो बताइए, अब देखिए वृत्त का जो प्रमेय है,
बिल्कुल त्रिज्या है तो क्यों नहीं 5 होगा। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि वृत्त का प्रमेय क्या कहता है। तो वृत्त का प्रमेय दो तरह का इसमें आप यूज कर सकते हैं। पहला प्रमेय क्या है कि केंद्र से जो स्पर्श जिया होती है उसकी जो स्पर्श बिंदु होती है, जो वृत्त को जहां वह स्पर्श करता है उस पे जो हम त्रिज्या खींचते हैं वो उस स्पर्श ज्या के ऊपर लंब होता है। यानी कि ये जो एंगल आपका बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, जितना बात हम इधर बता रहे हैं सब बात इसमें भी लागू होगा कि ये भी तो ऐसा ही है तो ये भी ऐसा ही होगा। और आप जानते हैं दूसरा प्रमेय कौन सा, कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्शक खींच सकते हैं, केवल दो ही स्पर्शक खींच सकते हैं और उन दोनों स्पर्शकों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो इसका मतलब समझ में आता है कि अगर ये है दोनों 90-90, ये एक त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है ना, ये भी बराबर होगा और हमारा ये भुजा भी बराबर है, तो आप जानते हैं कि कॉमन साइड भी है, तो इजीली कह सकते हैं कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होता है। कौन दोनों जी, एक OPQ और एक OPR, दोनों क्या होता है, सर्वांगसम। यानी जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो जरा आप देखिए तो ये OP है और ये 5 है और ये PQ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम समझ सकते हैं कि 5 13 है तो ये 12 निकल जाएगा, ये भी 12 ही होगा। और अब हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। PQ कैसे निकला, जिनको नहीं समझ आया होगा वो हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। चलिए अब एरिया निकालिए, एरिया ऑफ चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ चतुर्भुज PQOR, तो लिखेंगे 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस और ये उसकी ये बेस, ये ऊंचाई, दोनों में किसी को आप मान लो 12 5 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो है तो सवाल बहुत इजी, लेकिन प्रमेय सब आपको पता होना चाहिए। इसमें क्षेत्रमिति भी जुड़ा हुआ है, मेजरमेंट भी है और साथ साथ ज्योमेट्री का जो प्रमेय है वृत्त से संबंधित वो भी जानकारी होना चाहिए। ये क्लास 10 का कंसेप्ट हो गया है ना। अब ये है, ये भी घोड़ा है एक और, कि एक घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है और 88 मीटर घूमता है, कितना घूमता है, 88 मीटर, तो जब इसे केंद्र पे 72 डिग्री ट्रेस किया जाता है तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। सवाल भले ही पूरा क्लियर नहीं हो रहा हो, तो भाषा में विभक्ति के चिन्हों का क्या होता है, कारक के जो चिन्ह होते हैं उसमें थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ गए अपने रीजनिंग से। तो ये सवाल कहता है कि घोड़ा है यहां पे और ये एक रस्सी से बंधी हुई है, एक लंबी रस्सी से ऐसे बंधी हुई है, ये हमें नहीं पता, एक हम इसको अभी R लेंथ बता रहे हैं। और ये क्या कर सकती है, तो हमेशा वो खींचते हुए ही चलती, मतलब पीछे नहीं आती है, एकदम मैक्सिमम जितना इसका हो सकता है उतना दूरी खींच के और तब घोड़ा यहां पे ऐसे चलती है, ऐसे गोल घूमती है। तो गोल घूमी है तो कितना दूर केवल घूमी, अभी भी केवल 88 मीटर तक घूमी है अभी। और ऐसा घूमने पे वो कितना एंगल बना रही है, तो कहता है कि 72 डिग्री का एंगल वो केंद्र पे अंतरित करती है, वो ट्रेस करती है जो कह रहा है। तो बताइए कि इस रस्सी की लंबाई जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यही प्रश्न। तो चाप की लंबाई करके एक कंसेप्ट आता है ना, उसी से यह बना लेंगे। चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटा 360। तो आपको तो ये दिया हुआ है चाप की लंबाई कितनी, 88 और 2 हो गया, पाई कितना रख देंगे हम लोग 22/7 और r हमें निकालना है, थीटा मतलब 72 और बटे डिग्री का है ये। अब आप देख सकते हैं आसानी से कौन किससे
कट रहा है और उसको काटिए। तो 72 से क्या बार है 5 बार, और 22 44 दूना 88, तो ये दोनों कटेगा तो कितने बार में 2 बार में। तो 7 गुना 14 बचे, यही आपका क्या हो जाएगा वो 80 की लंबाई। और उस जो वृत्ताकार अंश जो है वो त्रिखंड है उसका त्रिज्या भी वही हो जाएगा कितना 70। उसमें त्रिखंड का क्षेत्रफल का कंसेप्ट था, इससे पहले जो एक सवाल था, और इसमें किसका चाप की लंबाई का। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई के चाप 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोणों को इनके केंद्र से अंतरित करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। अलग अलग दो वृत्त हैं, ठीक है, और दोनों से जो चाप की लंबाई है वो क्या है समान है, तो अलग अलग एंगल दे रहा है दोनों वृत्त का। तो सवाल पूछ रहा है आपसे कि बताइए वो जो त्रिज्या है उसका क्या रेशियो होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक रिलेशन है किसके बीच, एल आर और थीटा के बीच। हमारा जो कोई भी वृत्त है अगर, तो यहाँ से यहाँ ही क्या है मेरा ये जो लेंथ है तो चाप की लंबाई है, अगर इसको हम एल से डिनोट करें और ये हमारा आर है और ये अगर रेडियन में है या डिग्री में है थीटा, तो हम लोगों के पास रिलेशन है क्या, कहते हैं कि एल जो होता है वो आर थीटा के बराबर, तो थीटा रेडियन में होता हो, डिग्री में नहीं कितने रेडियन में, एल बराबर क्या होता है आर थीटा। अब सवाल कहता है कि दूसरा एक और वृत्त है जहां चाप यही है, वृत्त दूसरा है लेकिन चाप यही है, और एक 60 डिग्री बना रहा है दूसरा 75, तो हम इसमें बना देते हैं, मान लीजिए वो यहाँ है, ये मान लीजिए वो दूसरा वृत्त है, ठीक है, दूसरा वृत्त का केंद्र ये वाला यहाँ पर केंद्र, ये पहले वाले का केंद्र और ये दूसरे वाला, तो यही चाप यहाँ कितना बना देगा, ज्यादा ना कौन बनाएगा, ये वाला वृत्त का ये कितना बना देगा बोलता है 75, अंदर कितना बना रहा था 60 डिग्री, समझ लेगा। तो त्रिज्या कितना छोटा होगा, जो ज्यादा बना रहा है उसका छोटा होगा, ये तो हम बताते हैं कि क्या होगा। तो आप देखिए ये जो रिलेशनशिप है इससे बहुत सारे संबंध निकल के आते हैं, इसमें 3 रिलेशन है ना, एल आर और थीटा। तो कंडीशन क्या है कि जब एल कांस्टेंट, इस सवाल में कौन स्थिर है, एल नहीं बदल रहा है, तो उस समय हमारा आर थीटा जो होता है वो भी क्या होता है कांस्टेंट हो जाएगा, आर थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और अगर एक रिलेशन आप चाहो इसका जरूरत हम लोग को अभी तो नहीं पड़ेगा, फिर कभी कभी पड़ेगा कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है थीटा, ठीक है, तो थीटा को बढ़ाइए तो आर घटेगा, घटा नहीं आर, आर छोटा हो गया, और थीटा को बढ़ाइए तो आर उल्टा, थीटा घटेगा तो आर बढ़ेगा। तो इस रिलेशन के तहत हम आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं कि आर थीटा हमेशा क्या होता है, एल अगर स्थिर हो तो कांस्टेंट होता है, तो हम क्या यूज करने फॉर्मूला इसमें, R1 थीटा 1 जो होगा वो क्या होगा बराबर R2, ये हमेशा कांस्टेंट भी होगा। अब ले आइए आपका रेशियो निकालना है त्रिज्याओं का, तो R1 बटा R2 बराबर क्या होगा थीटा 2 बटा थीटा 2, कितना है आपका 75, और थीटा 1 कितना 5, यही आपका उत्तर है, ठीक है। इसका एंगल कम, उसका त्रिज्या क्या है ज्यादा है, इसका एंगल कम उसका त्रिज्या, इसी कंसेप्ट का यूज करके आप इसको बना ही सकते हैं। ये तो एकदम काफी इजी है ना। इसमें क्या करिए, जैसे a प्लस बी का मान क्या कहेंगे आप -c, इसमें जो दिया गया है इससे आप क्या देख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा -c, तो यहाँ रखेंगे -c, b प्लस सी बराबर -a, तो अगर ऐसा रख दिया जाए कि -c बाई -c प्लस प्लस है ना वजह, और दूसरा वाला केस में a बटा -a है ना प्लस -b, क्या दिख रहा है -3 इंटू -3,
+9 के बराबर। ठीक है, फिर हो जाएगा। अरे यहां यदि a प्लस बी का मान निकालते हैं आप, तो c साइड चेंज होगा तो माइनस तो आएगा। उसी प्रकार से b प्लस सी का मान क्या होगा, a को भेजेंगे उधर तो माइनस से, उसी प्रकार c प्लस a का मान -b। उसके बाद रख दिए तो c कट गया तो -1, a कट गया तो ये भी -1, b कटा तो ये भी -1, उधर भी क्या होगा, वही -1। अब ठीक है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह में प्राप्तांकों का समानांतर माध्य कितना, 52 था। उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों को औसतन 80 अंक मिले और सबसे खराब 25% छात्रों को औसतन 31 अंक मिले। तब शेष 55% छात्रों का प्राप्तांकों का औसत क्या था। तो कुल 100 को कितना मिला है, 52। तो क्या कहेंगे, 100 गुने 52। इसमें से कौन कौन घटेगा, देखिए सबसे अच्छे 20 को कितना मिला था, 80, और सबसे खराब 25 को कितना मिला था, 31, और ये जो बच गए कितने लोग बच गए, 55 लोग। तो इसमें से आप किससे भाग दे दें, सब में 55 से। यही पूछ रहा है आपसे, यही क्या हो जाएगा, औसत, निर्णायक औसत। कितने लोगों का, जो शेष 55 जो बच गए उनका औसत बनेगा। आइए, एक व्यक्ति ने पाया कि उसे एक वृत्ताकार मैदान को उसके व्यास के अनुसार पार करने में उसकी परिसीमा पर चलने की तुलना में 30 सेकंड कम लगता है। यदि उसकी गति 30 मिनट पर मिनट की रही हो तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, सही है। कहता है इसको एहसास हुआ, किसको, एक व्यक्ति को, कि अगर वो मान लीजिए क्या करे कि उसके व्यास के अनुसार उसको पार करना है या उसकी परिसीमा पर चलने की तुलना में क्या लग रहा है उसको, 30 सेकेंड कम लगता है, 30 सेकेंड कम लगता है। तो समझने वाली बात यह है कि इसको पूरा चक्कर तो नहीं लगाना है, इसको केवल एक पॉइंट ए है अगर यहां, तो इसकी विपरीत पॉइंट कहां होगा, यहां होगा। मान लीजिए उसको करना क्या है, उसको ए से बी जाना है उसको। बात तो यही है, अगर हम यही समझ के चलें, बोलो ना पार करने में, तो उसके व्यास के अनुसार पार करने में उसके परिसीमा पर चलने की तुलना में 30 सेकेंड कम लगे। अब हम अगर पूरा परिमाप कंप्लीट ले लें तब तो अलग कंसेप्ट हो जाएगा, और खाली यहां से यहां लें तो अलग कंसेप्ट होगा। तो हम लोग करके देखते हैं, पहले कौन सा वाला, हाफ वाला, कि वहीं तक जाना था उसको, मान लीजिए मैदान के, तो इसका तो डी होता है 2r, यहां से यहां कितना लेंथ होगा 2r का, और ये वाला कितने का होगा, ये होगा ओनली पाई आर, नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ ये वाला पाई आर, ठीक, और पूरा बोलेंगे तो 2 पाई आर। अब बात यह है कि 30 सेकेंड का अंतर का मतलब चाल क्या है उसका, तो कितना दूरी का अंतर है, जरा ये देख ले हम लोग। दूरी में क्या अंतर होगा उसका, समय का अंतर तो पता है, दूरी में क्या अंतर हो रहा है, तो दूरी में अंतर बराबर समय में अंतर कितना, 30 सेकेंड, और उसका चाल कितना था 30। हाँ ठीक है, पर मिनट है, उसको हम लोग क्या करें, 60 से भाग, जैसे 30 पर मिनट है ना, बटा 60 करेंगे ना इसको मिनट में करने के लिए, गुना कैसे कर देंगे, 60 से हम लोग भाग, तो 1 सेकेंड का मिल जाएगा आपको। आइए, अब हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए 15, कितना आया 15, क्लियर दिख रहा है ना जी। 30 सेकेंड का बात कर रहा हूं, 1 मिनट में 30, तो आधा में 15, तो 15 मीटर का अंतर है किसके बीच, यहां से यहां तक जाने में या परिसीमा के अनुरूप जाने में। तो अब बताइए हम लोग क्या लिखें कि पाई आर -2r बराबर कितना का, 15 का। ये सवाल कह रहा है यही दूरी का अंतर होगा, तो इसमें पाई का मान तो हमें पता है 22/7, आर कॉमन कर दीजिए, 22/7 माइनस कितना
कितना आ रहा है? 7 दूना 14 हुआ वो, तो 14 में घटेगा 22 में तो 8, तो 8 से नीचे जाएगा 15 सत्ते 105/8, 15 सत्ते 8। अच्छा यदि यहाँ 2 लेते हैं तो, अगर यहाँ 2 रख देते हैं तब क्या होगा? मैं 2πr ले लेते पूरा। अब त्रिज्या ना पूछा गया आपसे, मैदान की त्रिज्या, ये हम लोग का 15 तो ठीक है, 30 सेकेंड कम लगे तो 30 सेकेंड से उसकी दूरी का अंतर हो गया आपका 15 मीटर का, और ये भी ठीक है। चलिए r बराबर निकाल दें, 7 दूना 14, 15 गुने 7, 14 8 22, यानी 105/8। ये कट नहीं रहा है लेकिन ना, और ज्यादा तो है भी नहीं। वृत्ताकार मैदान को उसके व्यास के अनुसार पार करने में उसकी परिसीमा पर चलने की तुलना में 30 सेकेंड कम लगे। अच्छा पूरा ले लेंगे 2πr, तो क्या हो रहा था? तो 2πr - 2r, तो 2πr, अच्छा r तो ठीक है 2r, तो ये हो जाएगा आपका, अगर 2πr कर देते हैं तो 22 दूना 44, हाँ थोड़ा घटेगा, भाग में ज्यादा हो जाएगा, 44 में 14 गया तो 30, उसी से आएगा इन तरफ का, मतलब ये पूरा परिमाप घुमा रहा है। जबकि ऐसा फिर फायदा क्या हुआ, फिर पार कैसे किया वो? तो हम लोग फिर भी, हम बोले थे ना दोनों करके देख लेते हैं, जिसमें से हम लोग का सवाल क्लियर हो ही नहीं रहा इस बात पे, लेकिन हम लोग अब मान के ये चले कि पूरा मैदान को क्या कर रहा है, वो पूरी परिसीमा पर चल रहा है। मतलब क्या हुआ इसका कि यहां से शुरू किया और चलते हुए पूरा यहां तक अगर आता है, कहता ना कि वृत्त का एक चक्कर लगाने में उसको इतना समय लगता है कम, तो हम लोग अब यहाँ क्या यूज करेंगे, 2πr यूज करेंगे। यहाँ पे 22 दूना 44 में से घटेगा कितना, 14, तो 30 आएगा। अब क्या दिक्कत, 3.5 तो आ ही रहा है, ये आएगा 30, 15 दूना 30 है ना, 3.5। तो हम बोल ही दिए कि दोनों करके देखना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन प्रश्न कैसा मजेदार होता, ये वाला होता कि चलो वो अर्ध, मतलब वो व्यास से ना पार करके क्या कर रहा है, उसके परिसीमा से पार कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना विकर्णवत नहीं गया, भुजाओं के अनुदिश गया, उसी हिसाब से ये सवाल है। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखें। इसमें एक ठेकेदार भैया ने एक कार्य को 124 दिनों में करने का ठेका ले लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति को नियुक्त किया, काम पे लगा दिया। 64 दिन के बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य क्या किया है, पूरा कर लिया है। तो कितने लोग काम पे लगे थे, 120 व्यक्ति। कै दिनों में देखा उन लोगों ने, 64 दिनों बाद देखा कि उन्होंने कितना काम कर लिया है, 2/3 काम कर लिया है। तो वह कितने व्यक्तियों को हटा दे, मतलब 120 में से कितनों हटा दे, जिससे कि जो काम बचा था वो निश्चित समय में पूरा हो। तो समय कितना बचा है, 64 दिन तो आप कर लिए हैं, कुल कितना समय लिए थे आप, तो और 60 दिन बचा हुआ था, शेष काम 60 दिन में पूरा हो। और शेष काम कितना बचा है, 1/3, 3 कटिए गया, 60 से 2 कटिए गया, बस 120 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 56। ये हो जाएगा। ये एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 1600 में खरीदी और उनमें पहली को 10% लाभ और दूसरी को 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली 20% लाभ पर और दूसरी 10% पर बेची होती तो उसे क्या होता, 5 रुपया अधिक मिलता, और दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। तो कहता है बताइए दोनों साइकिलों के लागत मूल्यों का क्या अंतर रहा होगा। चलिए ठीक है, उसका दोनों का मिला के कीमत दिया गया कितना आपको, 1600। तो एक को बेचा है 10% लाभ पे और एक को बेचा है
20% लाभ पे। तो एक कंडीशन तो है कि x प्लस वाई कितना दिया गया आपको 1600, एक तो हो ही गया, ये दोनों का कीमत का सीपी का 1600 का है। पहला साइकिल का सीपी x, दूसरे साइकिल का सीपी y। सेकंड केस है कि देखिए 10% लाभ, दूसरे पे 20% लाभ, और बदला तो 20 और 10 किया तो उसको 5 अधिक मिल जाता, तो बाद वाला केस ज्यादा वाला। चलिए निकालिए, पहली का 20% मतलब कितना x का 1/5, ये ना लाभ होता, और दूसरे का 10 मतलब 1/10, तो y गुना 1/10। ये उसको सेकेंड केस में इतना लाभ हो रहा है। उसी में क्या कह रहा था कि क्या लाभ होता उसको 10% पहली पर, यानी x पर कितना 1/10 और y पे कितना 1/5, तो उसको कितना अंतर है दोनों में 5 रुपए का अंतर है। ये इक्वेशन है इसका। तो अब आसानी से आप सॉल्व करिए, किससे गुना कर दिया जाए 10 5 कितना 10 से सब में गुना कर दीजिए। जैसे 10 से गुना करेंगे 2x प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस 2y और इक्वल टू कितना 10 पचे 50। तो क्या दिख रहा है x माइनस वाई बराबर में 50। हो गया, काम खत्म। जो भी समय लगा किस में लगा, यही निकालने में। निकाल तो रहे हैं सीपीओ, सीपीओ निकालेंगे। ऐसे तो अंतर मिल गया, अंतर पूछा है 50 तो वो तो आ गया, लेकिन सीपी निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे। ये इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ये जोड़ते ही वाई वाई कैंसिल, 1650/2 कितना हो जाएगा 625। तो आपका एक का सीपी मिलेगा कितना 625, 1650 825 होगा ना जी, 825 सॉरी, मतलब 1650/2, एक का 825 दूसरे का 50 कम कर दीजिए, 50 घटाएंगे तो कितना 775 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये मिला, दोनों का सीपी नहीं पूछा है आपसे, आपसे खाली अंतर पूछा है। तो आप ध्यान देखिएगा कि इसका जरूरत भी नहीं है, अगर खाली अंतर निकालना है तो इसका तो खाली एक के लाइन लिखते आंसर आता, लेकिन हम लोग सोचते रहेंगे कि क्या करें, जबकि बनाते ही उत्तर आ जाए। ये वाला, एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध, बिंदु ए से धारा के विरुद्ध जाता है 5 मिनट और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। समझिए, थोड़ा सा खतरनाक सवाल है। ये धारा के विरुद्ध जा रहा है, कितने समय तक तैरता है, टाइम दिया गया 5 मिनट तक तैरता है विरुद्ध में, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए कि किसी पॉइंट तक आया है, हम इसको सी पॉइंट कह रहे हैं, सवाल में नहीं दिया, हम लिख रहे हैं सी, और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंचता है। तो आपको क्या लगता है, जब वो धारा के साथ जाएगा तो इतना ही दूरी तय करेगा, ये तो विरुद्ध में आया है, और इधर जाएगा तो पक्का पार कर जाएगा उसको। तो यही 5 मिनट में वो कहां पहुंच गया, बिंदु बी पे पहुंच गया, और ये दूरी आपको दी गई है, कितनी दी गई है देखिए 100 मीटर। यही दूरी आपको दे दिया गया है कि ए बी जो है वो 100 मीटर। तो बताइए धारा की गति कितनी होगी, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 5 मिनट में यहां से यहां आया था और इधर कितना चला गया, ये इसके बीच से यहां दोनों में डिफरेंस कितने का है 100 मीटर का। दोनों दूरियों में जो अंतर है वो 100 मिनट का है, और दोनों में समय क्या है, दोनों में समय जो है वो स्थिर है। तो एक तो आप देख लेंगे धारा का और एक तैराक का चाल। तैराक का चाल स्थिर जल में क्या ले लें आप x कितना km/h, और दूसरा किसका चाल जी, धारा का। क्या ले रहे हैं हम लोग y किलोमीटर। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों यात्राओं में A से C का यात्रा है। एक यात्रा कितना है A से C का, और एक यात्रा कहां से है C से B का।
इन दोनों में दूरियों में अंतर कितने का है? 100 का। तो कितना कितना दूरी तय करेगा? देखिए तो समय के हिसाब से एक बार जाएगा x प्लस वाई के हिसाब से, सापेक्ष चाल में जुड़ेगा एक बार धारा की दिशा में, और समय तो 5 मिनट ले रहा है, 5/60 कर दें, 5/60 आवर में हो गया ये। और सेकंड केस में जो दूरी तय करेगा वो कितना करेगा? मतलब इधर जब गया है तो केवल x माइनस वाई। देखिए एक में इतना दूरी है, एक में इतना दूरी, दोनों में अंतर यही ना है खाली। तो इसमें क्या गुना करें फिर 5/60, और दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? यही समझना है खाली। समय स्थिर है दोनों में। अब आपको लगेगा सर इसमें तो दो अननोन है, मन में तो आएगा ही सर 2 अननोन है कैसे निकलेगा? देखिए कट जाएगा, जो नहीं निकालना है वो कट जाएगा। देखिए ना माइनस एक्स होगा तो एक्स से कट जाएगा। तो ये 5/60 मतलब 1/12, और ये भी 1/12, तो एक्स कट जाएगा, ये बचेगा वाई इंटू 1/12 माइनस माइनस प्लस फिर से वही वाई इंटू 1/, तो क्या करिएगा 2y मतलब 1/6 कितना आ जाएगा? सवाल में आंसर क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में ना। ये 100 मीटर है बाबू मेरे, ये 100 मीटर है, इसको भी हम लोग क्या करें किलोमीटर में कैसे बदलें? भागा क्या लिख देते हैं 1000, ठीक है ना। अभी गड़बड़ा जाता नहीं तो। अब यहां पे कितना आया? बटा में 1000 है, मतलब ये ऊपर आ रहा था देखिए 2y/12, 1/6 600/1000, यानी कितना आ जाएगा y का मान? मतलब 0.6। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो x x तो कट गया, x में कोई मतलब ही नहीं रहा। ये दोनों सवाल एक ही जैसा था, मतलब 2 अननोन थे लेकिन जरूरत नहीं है। यहां भी भाई हमारा तैराक का चाल क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। अगर सवाल पूछे तैराक की चाल क्या होगी तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें तैराक का चाल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। एक दुकानदार ने एक घी पर 825 की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित मूल्य पे 20% की छूट दे दी। यदि उसे बिक्री पर 10% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? 80% किसका? एमपी का है ना। कितने के बराबर? तो 110% किसके? सीपी के। यही सवाल कह रहा है, लैंग्वेज यही है कि छूट देने के बावजूद क्या हुआ? 10% का उसको लाभ हो गया। तो एमपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 11/8। तो आपको किसका दिया हुआ है वैल्यू? पर्ची कितनी लगी थी? 825 की, अब 20 का छूट दिया है, फिर भी बिक्री पर 10% का उसको लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? देख लीजिए 11 बराबर इतना, इसीलिए 8 क्या होगा? तो हमारा सीपी बराबर में, क्योंकि 11 जो है वो 825 है, इसीलिए 8। तो 11×7 77, 55, 600, यही उसका सीपी हो जाएगा। ठीक, लोग उसका फॉर्मूला भी रखते हैं, वो तो अपने अपने पे डिपेंड है। ये कह रहा है कि पी तथा क्यू एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर स्थित 2 बिंदु हैं। पी तथा क्यू उस वृत्त की छोटी चाप पर बिंदु आर है के बीच उस वृत्त की छोटी चाप पर। पहले तो ये वृत्त हो गया आपका, और पी और क्यू कहां गया? छोटा, एक इस तरह से चाप है एक, तो ये इसका छोटा चाप है, इधर वाला उसका बड़ा चाप है। तो छोटी चाप पर एक बिंदु आर है यहां पे, और कहता है कि उस वृत्त की पी तथा क्यू बिंदु की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से बिंदु एस पर मिलती है। सिलेक्ट करो तो आया, क्वेश्चन बुरा आ रहा है ना। हम्म
लगेगा 5 मिनट बाद। ठीक है। ठीक। चलिए, तो ये ले नहीं पाएंगे, ठीक है, ये वो परेशानी थोड़ी है। स्पर्शक भी खींचा गया है ना इस पे, ये दिक्कत है। चलिए, ये हमारा P और ये हमारा Q। पहले तो इस पे दोनों पे क्या खींचा जाए, स्पर्शक खींचा जाए, जो कहाँ मिलता है जाके, तो S बिंदु पर मिलता है। और ये छोटी चाप पे एक बिंदु कौन है, R है। अब उस वृत्त की P हो गया इतना, तो PSQ आपको दिया हुआ है। क्या दिया है, PSQ कितना डिग्री, ये कह रहा है कि 20 डिग्री है। तो PRQ कितना होगा बताइए, ये वाला पूछा आपसे। तो क्या करें, केंद्र से क्या करिएगा, इसको ऐसे मिला दें। तो आप देखिए कि ये 90 का होता है, ये भी कितने का, 90 90 180। तो ये 20 है, तो ये दोनों जोड़ने के लिए 180 होना चाहिए, चतुर्भुज होगा ना ये। तो अगर ये 180 हो गया तो ये भी 180, तो ये वाला 160 डिग्री का हो जाए। अब आप देखेंगे ये अगर 160 है तो यहां पे कितना एंगल बनेगा, इसका आधा 80, ये 80 है तो ये 100। क्यों 100, तो कहते हैं कि एक वृत्त के जब चारों वृत्त के परिधि पे जब किसी चतुर्भुज का चारों शीर्ष हो तो वो क्या बनता है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है। और चक्रीय का सन्मुख कोण 180 के बराबर होता है। तो ये इसका आधा 80 है, तो ये दोनों जो एंगल बनेगा, इसको कुछ नाम दे दीजिए आप n। तो n और r जो एंगल है उसका योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इस हिसाब से आसानी से आप समझ सकते हैं। कौन सा वाला, ये 10 का पावर n-1 सदैव 11 से विभक्त होगा यदि n का मान कैसा हो। देखिए ना, 10 का पावर n लेते हैं अगर, तो 10 का पावर 1 लेंगे तो कभी नहीं कटेगा, 10 का पावर 2 लेंगे तो कट जाएगा। ये 10 स्क्वायर माइनस 1 अगर करते हैं तो 99 होगा और वो कट जाएगा। तो 10 क्यूब फिर नहीं कटेगा, लेकिन 10 का पावर 4 फिर कट जाएगा। मतलब n कैसा होना चाहिए, n का मान एक सम संख्या, बस है ना। 10 का पावर 3 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 999, ये नहीं कटता है। फिर 10 का पावर 4 करिएगा तो 9999, फिर कट जाएगा। अब तो हो ही गया, अब क्या सब और कम, आधा सारा तो बता ही दिए। ये वाला 1500 अंकित मूल्य की एक मेज 20% और 10% के क्रमिक छूटों पर खरीदता है, वह उसे 20 रुपये ढुलाई पर खर्च करके करता है, फिर वह उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बस बढ़ा दीजिए सीधा, 1500 से वो कितने का हो जाएगा, एक बार कितने का, 80 का, एक बार 90 का, और उस पर कितना खर्चा करना है, फिर 20 रुपया, और फिर उसका कितना 20% लाभ, यानी उसका 120%, ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, ये है कि आम के बगीचों में 12 पेड़ों पे 984 आम है। यदि उनमें 5 पेड़ों पे औसतन 26 और 7 पेड़ों पे 38 आम तोड़ लिए जाएं, तो प्रत्येक पेड़ पर औसतन कितने आम बचे रह जाएंगे। अब शेष आम वही निकाल देना है, कुल तो पता ही आप कितना 984 आम है, तो 5 पेड़ों पे औसतन 26 आम टूटा है, तो कितना आम टूट जाएगा, 5 गुने 26, 7 पेड़ों पे 38, तो ये जो बच जाएगा वही अब कितने पेड़ों का आम होगा, 12 पेड़ों का। कुल आम में से टूट गया उसको हटा दीजिए। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, ए जो है वो बी की तुलना में, जो दोनों का एफिशिएंसी है वो कैसा है, 1:2 का है। सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा करता है। सी कितना करता है, जितना ए और बी मिल के करता है उसका आधा करता है।
ये हमारा ये है। तदनुसार यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर कार्य को, क्या चीज, वो अलग बात है, हम बस अलग से रिलेशन लिखे हैं ना, मिक्स कहाँ किए हैं अभी। वो आपकी बात सही है कि अगर दोनों मिलके 3 है तो वो 1.5 करेगा। अभी तो खाली बता रहा है कि 2 करता है तो वो 1 करेगा, और हमें तो इसके हिसाब से उसको लेके चलना है अगर, तब तो हमें वहां क्या करना पड़ेगा, 3 तब ये 1.5 करेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि तीनों का रिलेशन निकाल देना है, तीनों का जो रिलेशन है वो पता कर लेना है। तो देख लीजिए ए और बी कैसे बटेगा, 1:2 में। तो इसको तो हम बांट नहीं सकते, 1:2 में दिक्कत हो जाएगा बांटने में, तो किससे गुना कर ले, 3 से। ये 3 होगा और ये कितना हो जाएगा, 6। अब आसानी से बांट लीजिए उसको भी। तो तीनों का जो क्षमता का रेशियो होगा ए बी और सी, वो क्या हो जाएगा देख लीजिए आपका। तो हमारा किसको बांट लें, ए और बी किस अनुपात में काम करता है, 1:2 में, आप ही वाला बात। तो कितना कितना देखिए, तो 1 करेगा 2, तो 1 करेगा 4, और ये वाला 3 हो गया। वही वाला दोनों का मिला के कितना, आधा, 4 2 6 का आधा 3, और ये कितना बी इसका दुगुना, सब हो गया। और सी कितना करेगा, तो इन दोनों के मिला के आधा। चलिए आ जाइए, अब क्या पूछा था, अगर सी अकेला कितने में करता है, 40 दिन में। हाँ तो हो गया ना, कुल काम निकालिए ना, 3 गुना 40, कुल काम 3 गुने 40। और किसका पूछा था, सब मिला के, तो जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, ये समय मिल जाएगा आपको। तो 3 से 3 बार 13.1 बार। अरे मेरे भैया वो तो समय है ना, और हम लोग किसका कंपेयर कर रहे हैं, क्षमता से। तो कुल काम कैसे निकालते हैं, अगर समय पता हो तो कुल काम कैसे निकालिएगा, क्षमता गुना समय। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हो जाता है जो भी एफिशिएंसी और गुना टाइम। तभी ना हम लोग 40 किए 120 किए। अगर आप समय में बदल लें इसको तब आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, तो उससे तो बनेगा ही नहीं ये, तो अलग अलग सबका समय निकालना होगा, तब वो तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। इसमें क्या हो गया, ये डायरेक्ट बन गया आपका। एक आयताकार समानांतर षष्ठफलक के 3 निकटवर्ती फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका आयतन बताइए। तो क्या फॉर्मूला है इस तरह का आयतन का, v √ XYZ, जहां XYZ क्या है, तीनों निकटवर्ती फलकों का क्षेत्रफल। कितना कितना दिया है, x 12 15 गुने 20, कितना हो जाएगा 3600, और क्या बाहर आएगा 60, ये हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक समानांतर षष्ठफलक, मतलब क्या होता है, एक घनाभ समझिए आप उसको, घनाभ है एक, ये मान लीजिए L है, ये B है, और इसका ये हाइट है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है कि 3 निकटवर्ती फलक, तो एक फलक मान लीजिए ये हो गया, ठीक, दूसरा इसका ये वाला फलक, और एक नीचे वाला, कोई भी सटा हुआ 3 फलक, एक ये वाला फलक और मान लीजिए एक ये वाला फलक, तीनों का एरिया दिया गया। मतलब क्या क्या दिया गया आपको, तो एक बार LB दिया गया है, एक बार BH दिया गया है, और एक बार LH दिया। तो जब तीनों को गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, L² B² H²। मतलब हम यदि तीनों का गुना कर देंगे अंदर तो स्क्वायर में आएगा। हम लोग का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट गुना करेंगे तो L² B² H², लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका रूट होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, तीनों को गुना करके उसका, ये तीनों एरिया को निकाल करके गुना करके और उसका फिर रूट कर देते, और नहीं करेंगे रूट तो फिर स्क्वायर में आएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेचा, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा, सी ने 675 का भुगतान किया, तो ए कितने में खरीदी थी। ए अगर एक्स में खरीदा तो 25% लाभ मतलब 5/4, 10% हानि मतलब 9/10, फाइनली 675। आराम से एक्स का मान निकाल लेंगे, कितना आ गया था एग्जैक्ट, मान लिया जाएगी 645 से क्या बार में कट गया था, आराम से कटेगा ही सब।
और हम लोग इसको क्या करते हैं, खत्म करें। 5 एकम 5, 5 3 15, 50 25, 15 9 135, 15 4, ठीक। चलिए क्लियर है, स्टॉप कीजिए इसको।